हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब अच्छे हैं, आप लोग की तैयारी अच्छी चलिए ठीक है दोस्तों। आज हम बिहार बीपीएससी टीचर का प्रैक्टिस सेट नंबर आप लोग के साथ 16 डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें हम 14 क्वेश्चन आप लोग के साथ डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, इससे पहले हम 15 सेट अपलोड कर चुके हैं। अगर आप नहीं देखें हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। साथ ही साथ टीडिया का भी प्रैक्टिस सेट कराया जा रहा है, आप उसको भी आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। उसके बाद प्लेटफॉर्म का, ठीक है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। चलिए रहा क्वेश्चन नंबर आपका फर्स्ट जो स्क्रीन पर आप लोग को दिख रहा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर फर्स्ट कहता है, निम्नलिखित में कौन सा भारत का पहला जल विद्युत संयंत्र, यानी भारत का सबसे पहला जल विद्युत संयंत्र है तो कौन है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका फर्स्ट हो जाएगा सिंद्रपोंग जल विद्युत संयंत्र। याद रखिएगा सिंगपोल, ये कहाँ है तो ये आपका दार्जिलिंग में है। कहाँ था, इसकी स्थापना कब किया था तो 1897 ईस्वी में इसकी स्थापना किया गया था। ठीक है, चलिए ये रहा अगला प्रश्न। देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 2। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है, ब्रिटिश सरकार द्वारा 7 ब्रिटिश संसद सदस्यों के समूह साइमन कमीशन का गठन कब किया गया था। देखिए साइमन कमीशन का गठन की बात किया जा रहा था, इसका गठन जो है 1927 में किया गया था। ऐसे साइमन कमीशन भारत में पहुंचा था कब तो 1928 में भारत क्या हुआ था, पहुंचा था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये रहा अगला प्रश्न। देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 3। कंपनी विधि 2013 के अनुसार कॉर्पोरेट विवादों का निपटान द्वारा किया जाएगा तो किसके द्वारा किया जाएगा। तो यहाँ पर 3 का राइट आंसर आपका 4 हो जाएगा NCLT। याद रखिए NCLT, जिसका पूरा नाम होता है नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल एंड अपीलमेंट ट्रिब्यूनल। याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। ये रहा अगला प्रश्न। देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 4। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि हाइड्रोपोनिक्स किस प्रकार की कृषि को संदर्भित करता है। तो यहाँ पर 4 का राइट आंसर आपका 3 हो जाएगा, जिसमें पौधों को खनिज पोषकों के विलयन में बिना मिट्टी में उगाया जाता है। तो इसका राइट आंसर आपका 3 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 5 कहता है, निम्नलिखित में कौन सा कथन यानी स्टेटमेंट आपका सही है। पहला यहाँ पर दे रखा है कि सुचेता कृपलानी किसी भारतीय राष्ट्र की प्रथम महिला मुख्यमंत्री थी। ये बिल्कुल बात जो है सही है, याद रखिएगा। और ये कहाँ किस राज्य के मुख्यमंत्री थी तो याद रखिए यूपी का यानी उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री थी। याद रखिए महिला। ये मुख्यमंत्री की शपथ कब ली थी तो 2 अक्टूबर 1963 को। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 6 कहता है, भारतीय लोगों के लिए अपेक्षाकृत अधिक स्वतंत्रता की मांग करने हेतु स्वराज पार्टी की स्थापना की गई थी। इलाहाबाद में स्वराज पार्टी का गठन कब हुआ था। यहाँ पर 6 का राइट आंसर आपका 4 हो जाएगा 1923 ईस्वी में। याद रखिए 1923 ईस्वी में मोतीलाल नेहरू और CR दास ने इलाहाबाद में किया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये रहा अगला प्रश्न। देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 7 कहता है, इनमें कौन सा सुधार आंदोलन वर्ष 1829 में लॉर्ड विलियम बेटिंग के कार्यकाल के दौरान हुआ था। तो यहाँ पर 7 का राइट आंसर आपका 3 हो जाएगा सती प्रथा का प्रतिषेध। याद रखिएगा सती प्रथा का प्रतिषेध जो है इसके राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये रहा अगला प्रश्न। देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 8 कहता है, डेनमार्क की संसद का नाम क्या है। आपसे पूछा जा रहा है कि डेनमार्क के संसद का नाम क्या है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका 3 हो जाएगा फॉककेटिंग। याद रखिएगा फॉककेटिंग जो ये डेनमार्क के संसद का नाम है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये रहा अगला प्रश्न। देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 9 कहता है, जी का मान उसके बाद दे रखा आर यानी त्रिज्या के मान के अनुसार क्या होता है, बदलता है। ठीक है, किसी छात्र को जी का मान कहाँ पर न्यूनतम प्राप्त होगा। तो आपको देखिए न्यूनतम पूछा जा रहा है तो याद रखिएगा न्यूनतम जो हमेशा विषुवत रेखा पर होगा। तो राइट आंसर आपका यहाँ पर यानी भूमध्य रेखा को ही विषुवत रेखा कहा जाता है। अगर अधिकतम पूछता तो पोल पे, याद रखिएगा अधिकतम पूछता तो पोल पे होता है। साथ साथ ये भी याद रखिएगा त्रिज्या जो है भूमध्य रेखा का सबसे ज़्यादा होता है, लेकिन अगर पोल के बाद पूछा जाए तो यहाँ पर कम होता है, क्योंकि थोड़ा सा पोल पे क्या थोड़ा चिपटा होता है। इसी की वजह से भूमध्य रेखा की जो त्रिज्या जो होता है वो थोड़ा सा, ये पोल की जो त्रिज्या होता है वो थोड़ा सा क्या होता है, कम होता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 10 कहता है, ब्रह्मपुत्र उन प्रमुख नदियों में से एक है जो कई सहायक नदियों के साथ कई देशों में प्रवाहित होती है।
निम्नलिखित में कौन से ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी नहीं, आपसे पूछा जा रहा है कौन ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी नहीं है। तो यहाँ पर देखा जाए तो राइट आंसर आपका 4 हो जाएगा तमसा नदी। तमसा नदी जो है ये ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी नहीं है। ये अगर तमसा की अगर बात करते थे किसकी सहायक नदी है, गंगा की सहायक नदी। याद रखिए गंगा की सहायक नदी है जो मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश से होकर बहती हुई गंगा में जाकर एक तरह से मिलती है। ठीक है, चलिए अब देखिए यहाँ पर आपको क्वेश्चन नंबर 11 आपका न्यूमेरिकल यानी मैथ दे रखा है। इसको चलिए हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर देखिए कहता है कि एक धनराशि जो है 5% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज इतना है। तो आगे देखते हैं आगे क्या कह रहा है। हाँ, इतना रुपये है तो उसी राशि पर समान ब्याज की दर से समान अवधि के लिए साधारण ब्याज आपको ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? आपको साधारण ब्याज ज्ञात करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हमको यहाँ पर क्या मूलधन पता होना चाहिए। तो देखिए इसको हम कैसे फाइंड कर, अच्छे से ध्यान दीजिएगा। 5% का मतलब होता है 1/20 होता है। 5% का अगर हम फ्रैक्शन वैल्यू लिखें तो 1/20 होता है। कितना होता है? 1/20 होता है। तो 20 क्या होता है? अपने आप में मूलधन होगा, तो यहाँ मूलधन हो गया, इसको अमाउंट करते हैं। 20 में 1 जोड़ेंगे तो 21, यानी 20 हो गया आपका मूलधन हो गया, 21 हो गया आपका मिश्रधन हो गया। इसको हम 3 बार लिखें, 3 बार इसे लिखेंगे, समय आपका 3 दे रखा है। अगर 2 रहता है तो 2 बार लिखते हैं। तो इसको 3 बार हम क्या करेंगे? रिपीट करेंगे दोनों को। बात समझ में आया? ठीक है, तब इसको इधर गुना करेंगे तो कितना आएगा आपका? 8000 आएगा। उसी तरह से इसको इधर हम गुना करेंगे, उसी तरह से इधर हम इसको गुना करेंगे तो कितना आएगा आपका? यहाँ पर आपका आएगा 9261 आएगा। कितना आएगा आपका? ये 9261 आएगा। ठीक है, चलिए तो अब देखिए यहाँ पर ये आपका क्या हो गया? आपका मूलधन हो गया, आपका मिश्रधन हुआ। तो कितना का आपका ऐसा आया? तो यहाँ पर डिफरेंस जब निकालिएगा, यहाँ पर डिफरेंस जो आएगा आपका वह 1261 आएगा। 1200 कितना आएगा? 61 आएगा। अब 1261 जो है इसका मान कितना दे रखा है? यहाँ पर देखिए आपको दे रखा है 6305। तो 6305 कहाँ हो जाएगा? ऊपर हो जाएगा। अब पहले यहाँ पर हम मूलधन निकाले, तो मूलधन कितना है? मूलधन कितना है यहाँ पे? 8000 का यूनिट निकाल, 8000 की यूनिट का निकालना है मूलधन आपका। तो यहाँ पर 8000 आपका लिखा जाता है। यहाँ से आप सॉल्व किए तो आपका क्या निकल कर आएगा? तो यहाँ से मूलधन निकल कर आए तो 1261 से ये कितना बार में कटेगा? ये 5 बार में कटेगा। तो 5 में 8000 से गुना किए तो कितना हो जाएगा आपका? 40000 आपका मूलधन निकल कर आ गया। बस 40000 निकल गया। उसके बाद आपका SI निकाल लेना है। तो कितना हो गया? 40000 आया ना, तो 40000 गुने कितना हो गया? 3 5 15, यानी 15 से यहाँ पर गुना कर दिए बाय कितना? 100, क्योंकि यहाँ पर हमको क्या निकालना है? SI निकालना है। तो 2 0 से 2 0 कट गया, 15 चौका 60, यानी 6000 क्या है आपका? साधारण ब्याज आया। तो राइट आंसर आप देख लेते हैं किस ऑप्शन में 6000 दे रखा है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका पहला ही ऑप्शन दे रखा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 12 कहता है कि P और Q जो है मिलकर एक खेत की फसल को 9 दिन में काटता है। QR उसको 12 दिन में, आप PR मिलकर उसको 18 दिन में काटते हैं। तो कह रहा है कि वे तीनों एक साथ मिलकर कार्य करते हैं, तो इस खेत की फसल को काटने में कितने समय लेंगे? देखिए बिल्कुल इजी प्रश्न है। यहाँ पर P और Q कितना दिन में करते हैं? यहाँ पर 9 दिन में, तो यहाँ 9 लिखा जाएगा। उसके बाद Q और R, Q प्लस R कितने दिन में करते हैं? तो 12 दिन में, तो यहाँ 12 लिख दीजिए। उसी तरह से ये 18 हो जाएगा। P प्लस R कितना हो जाएगा आपका? 18। तीनों का जब एलसीएम लीजिएगा तो तीनों का जब एलसीएम निकालिए तो कितना आएगा? 72 आएगा। कितना आएगा आपका? 72 आएगा। ठीक है ना, कितना आएगा आपका? 72 आएगा। उसके बाद अब क्या करना है? सबका एफिशिएंसी निकालेंगे। तो 9 से इसमें जब डिवाइड कीजिएगा तो कितना आएगा? ये 8 आएगा। 12 6 के 72 होता है, 18 चौका 72 होता है। तो अब देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, जब इसको ध्यान से देखिएगा तो हर जो है सबको 2 बार काम किया है। तो 2 से इसमें क्या होगा? मल्टीप्लाई, यानी 2 गुने कितना होगा? 72। आई सबको जोड़ दीजिए आप, कितना हो गया आपका? 18 नीचे लिखाएगा। तो 18 का कितना हो जाएगा? 72। 4 दूना कितना हो गया? 8, यानी तीनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करेगा? तो 8 दिन में, यानी 12 का राइट आंसर आपका 4 हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। ये रहा अगला प्रश्न जो रीजनिंग का प्रश्न दे रखा है
एक रैंकिंग सूची में प्रत्येक व्यक्ति को केवल एक विशिष्ट रैंक दी जाती है और 40 फुटबॉल खिलाड़ियों की सूची में जतिन का रैंक जो है 15वीं है। कितना है? 15वीं है। इधर से 15वीं ले लीजिए, ठीक है, 15वीं है। यदि सूची में मनोज से नीचे केवल 8 खिलाड़ी हैं, मनोज से नीचे जो है केवल क्या है? 8 खिलाड़ी हैं, ठीक है। तो जतिन और मनोज के बीच कितने फुटबॉल खिलाड़ी हैं? तो अब देखिए टोटल कितना है यहाँ पे? 40 है। कितना है? 40। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, तो यहाँ पर ये कह रहा है यहाँ पे कि मनोज जो है, मनोज से नीचे कितना है? 8 खिलाड़ी हैं, ठीक है। इसलिए मनोज जो है शीर्ष से कितना स्थान पर होगा? तो 40 में से इसको 8 को माइनस करेंगे, यानी 32वां स्थान पे है, ठीक है ना। तो अब पूछा जा रहा है यहाँ पे, तो जतिन और मनोज के बीच यानी इन दोनों के बीच में कितने खिलाड़ी हैं? तो क्या करना है हमको? बिल्कुल इजी प्रश्न है, दोनों का डिफरेंस करेंगे, फिर अगेन 1 माइनस कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर जब दोनों का डिफरेंस कीजिएगा तो कितना आएगा आपका? 12 में से 5 यानी 17 आएगा। उसके बाद अगेन 1 माइनस करेंगे, राइट आंसर आपका कितना आएगा? 16 होगा। तो किस ऑप्शन में 16 यानी 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 14 कहता है दो संख्याओं के लघुत्तम सहप्रवर्तक और महत्तम सहप्रवर्तक आपको इतना इतना दे रखा है। एक संख्या इतना है तो दूसरी संख्या आप लोग को पता है, बिल्कुल इजी प्रश्न है। लसर और मसों को गुना कर दिया, 100 से भाग कर दिया, 2 जीरो से 2 जीरो क्या हो? कट गया। 47 का डबल केजी यानी 94। तो राइट आंसर आपका यहाँ पर 4 हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 15 एक माली एक बगीचे में पंक्तियों में पेड़ लगाना चाहता है। यदि प्रत्येक पंक्ति में पेड़ों की संख्या समान है और बगीचे में 105, 210 और 420 पंक्तियां हैं तो कोई भी पेड़ शेष नहीं बचता है। लगाए जा सकने वाले पेड़ों की न्यूनतम संख्या आपको ज्ञात कर। जब इस तरह के पूछेगा न्यूनतम समझिए सबको क्या निकालना है? आपको एलसीएम निकालना है। क्या निकालना है? एलसीएम निकालना है। तो अब देखिए यहाँ पर 420 की अगर हम बात करते हैं तो 105 से भी कटता है, इससे भी कट जाता है। इसका मतलब क्या हुआ? यही आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। ये रहा क्वेश्चन नंबर आपका 16। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 16 कहता है कि प्राचीन भारत में वीर नरसिंह किस राजवंश के शासक थे? बताइए किस राजवंश के शासक थे? तो इसका राइट आंसर आपका 3 हो जाएगा, तुलुब वंश। याद रखिए तुलुब वंश जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये रहा अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 17 भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह निर्दिष्ट किया गया है कि राज्य ग्राम पंचायतों का संगठन करने के लिए कदम उठाएगा? क्या करेगा? कदम उठाएगा। तो आपको बताना है किस अनुच्छेद के तहत। यहाँ पर राइट आंसर आपका 3 हो जाएगा, अनुच्छेद 40। याद रखिएगा अनुच्छेद 40 जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 18 कहता है कि 1987 में किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम के तहत गोवा को विधानसभा युक्त पूर्ण राज्य बनाया गया और दमन द्वीप को केंद्र शासित प्रदेश के रूप में गठित किया गया? तो आपको बताना है किस संविधान संशोधन के तहत। तो याद रखिएगा 56 संविधान संशोधन कब हुआ था? ये भी याद रखिएगा 1987 में, ठीक है। और एक क्वेश्चन और याद रखिए कि गोवा तो राज्य बना तो केवें नंबर का राज्य बना? तो ये 25वां नंबर का राज्य बना है, ये भी आप याद रखिएगा। ये रहा अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 19 1928 में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने ब्रिटिश सरकार के भू राजस्व बढ़ाने के निर्णय के विरुद्ध उसके बाद डैश दे रखा में हुए किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था। तो किसने? बताइए आपको इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका 19 का राइट आंसर आपका एक हो जाएगा, बरडोली। याद है बरडोली जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये रहा अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 20 प्रकाश संश्लेषण प्रकाश की उपस्थिति में होता है। किस रंग में प्रकाश की रेंज जो है प्रकाश संश्लेषण की दर सबसे क्या होता है? कम प्रभावित होता है। तो यहाँ हरे रंग में क्या होता है? कम प्रभावित होता है। और सबसे ज़्यादा अगर हम प्रकाश संश्लेषण क्रिया सबसे अधिक किस में होता है? तो रेड कलर में होता है। याद रखिएगा रेड में सबसे ज़्यादा होता है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 21 कहता है निम्नलिखित में से कौन सा मेक इन इंडिया कार्यक्रम के 4 स्तंभों में से एक नहीं है? तो बताना इसमें कौन नहीं है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका ए हो जाएगा, यानी 1 हो जाएगा, साझेदारी पूर्ण। याद है साझेदारी पूर्ण। तब रहा सवाल कि
चार स्तंभ कौन कौन सा, ये भी याद रखना है। तो नई प्रक्रियाएं, नए बुनियादी ढांचा, उसके बाद नए क्षेत्र, उसके बाद चौथा होता है नई मानसिकता। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये रहा अगला प्रश्न, देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 22। वित्तीय साक्षरता सप्ताह किसके द्वारा संचालित पहल है? तो 22 का राइट आंसर आपका 4 हो जाएगा, भारतीय रिजर्व बैंक। याद रखिएगा, भारतीय रिजर्व बैंक जो है इसके राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्त, चलिए आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। दोस्त वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, और जो फ्रेंड चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 23 कहता है कि भारत का कौन सा जैव संरक्षित क्षेत्र, जिसको बायो रिजर्व भी कहा जाता है, वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व में शामिल नहीं है? आपको बताना ये शामिल नहीं है। तो 23 का राइट आंसर आपका 2 हो जाएगा, मानस। याद रखिएगा, मानस जो है इस सूची में शामिल नहीं है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। चलिए रहा अगला प्रश्न, देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 24। पेमेंट बैंक के संबंध में इनमें से कौन सा कथन जो है आपका गलत, बताना कि इसमें कौन सा कथन जो है आपका गलत है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका 4 हो जाएगा, वे क्रेडिट कार्ड जारी कर सकते नहीं, वे क्रेडिट कार्ड जो है जारी नहीं करता। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका 4 हो जाएगा। बाकी आपका यहाँ पर वे डेबिट कार्ड जारी कर सकते हैं, भी सही है। वे मांग आधारित जमा स्वीकार कर सकते हैं, भी सही है। वे ऋण प्रदान नहीं कर सकते, ये भी सही है। तो यानी आपको गलत बताना है, तो 24 का राइट आंसर आपका 4 हो जाएगा। ये अगला प्रश्न, देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 25 कहता है किस पादप हार्मोन की सांद्रता पौधों के शीर्ष पर सबसे अधिक होती है और जड़ों के नजदीक पहुंचने पर क्या होती है, घट जाती है? तो बताइए 25 का राइट आंसर क्या होगा। तो यहाँ पर 25 का राइट आंसर आपका 4 हो जाएगा, ऑक्सिन। याद रखिएगा, ऑक्सिन जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए रहा आपका फिर मैथ आ गया यहाँ पे, ये तो देखते ही ऐसे सॉल्व कर सकते हैं इसको, बस इसको जोड़ लीजिए यहाँ पर। तो 5 6 11, 11 में 11 जोड़े तो कितना हो जाएगा 22। अब 22 में फिर 3 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 22 में 3 जोड़ेंगे तो 25। अब 25 में 3 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 28। तो 3/5, 3/5 गुने कितना 28। तो 28 या कितना होता है 4, यानी 84 होगा। कितना हो जाएगा आपका 84 हो जाएगा, बटे कितना हो जाएगा आपका 5। तो 16 5 80, यानी 16.4/5। तो राइट आंसर आपके यहाँ पर 26 का राइट आंसर आपके यहाँ पर बी हो जाएगा, यानी 2 हो जाएगा। ठीक है, चलिए रहा अगला प्रश्न आपका, ये प्रोबेबिलिटी से क्वेश्चन दे रखा है। बताइए 27 का राइट आंसर क्या होगा। यहाँ पर देखिए आपको फिर क्या कर रहा है कि ताश के पत्तों की एक गड्डी में यादृच्छिक यानी रैंडम रूप से एक पत्ता निकाला जाता है। फेस कार्ड मिलने की प्रायिकता यानी प्रोबेबिलिटी फाइंड करना है। तो फेस कार्ड कितने होते हैं, तो कितना होता है फेस कार्ड, तो 12 होता है। और टोटल कितना होता है, तो टोटल नीचे लिखा जाए 52। इसको सॉल्व कर लीजिए, ये कटेगा आपको 4 से, ये 3 बार में, 4 से कितना बार में 13 बार में, 3/13 जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी 27 का राइट आंसर आपका यहाँ पर 4 हो जाएगा। आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। चलिए रहा अगला प्रश्न, देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 28 कहता है एक व्यक्ति 32 किलोमीटर की दूरी तय करता है। 1 घंटा 20 मिनट के बाद उसने देखा कि उसके द्वारा जो तय की गई दूरी जो है शेष दूरी का 5/7 के बराबर है। तो उसकी चाल आपको किलोमीटर प्रति घंटा में कितनी थी? बिल्कुल इजी प्रश्न है। तो मान लीजिए वो दूरी कितना तय, मान लीजिए वो कितना दूरी तय किया x, शेष दूरी कितना, टोटल दूरी कितना है 32। तो शेष दूरी कितना हो जाएगा 32 माइनस x। ठीक है ना। तो कह रहा है कि उसके द्वारा जो तय की जो दूरी जो है यानी x जो तय किया दूरी जो है शेष दूरी का क्या है 5/7 के बराबर है। ठीक है, तो इसी को आपको क्या करना है यहाँ पे सॉल्व करना है। तो जब इसको सॉल्व कीजिएगा तो यहाँ से x का जो मान आएगा आपका 40 बटे कितना आएगा आपका 7 आएगा। कितना आएगा 40/3 आएगा, 40 बटे यहाँ पर 3 आएगा। तो अब क्या करना, तो ये जो आया आपका, ये आया आपका दूरी आया। तो अब इस दूरी को तय करने में उसे 1 घंटा 20 मिनट का समय लगता है। तो आप ही बताइए, यहाँ आपको समय दे रखा है, दूरी दे रखा है, तो आराम से आप चाल निकाल सकते हैं। तो कितना हो जाएगा, तो दूरी कितना था 40/3, समय दे रखा 1 घंटा 20 मिनट, यानी कितना टोटल कितना मिनट हो जाएगा 80 मिनट। तो 80 मिनट को आवर में कन्वर्ट करने के लिए 60 से इसको क्या करेंगे भाग करेंगे तो 60 चला जाएगा
ऊपर चला जाएगा। तो 40 दूना कितना होता है 80, या 3 दूना कितना 6, या 6 को 60 में भाग करेंगे तो यहाँ पर राइट आंसर आपका 10 आएगा। ना स्पीड कितना नहीं चाल कितना आएगा आपका 10 किलोमीटर प्रति घंटा। तो अब देखते हैं 10 किलोमीटर प्रति घंटा जो है कौन से ऑप्शन में दे रखा है। तो यहाँ पर देखा है तो ऑप्शन आपका यहाँ पर 4 हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। चलिए रहा प्यारा से क्वेश्चन, बताइए। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 29 कहता है वह बड़ी सी बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिसका उपयोग करके 24 मीटर, 32 मीटर और 42 मीटर की लंबाई को पूर्णतः मापा जा सकता है। तो देखिए यहाँ पर जब भी इस तरह से क्वेश्चन यहाँ बड़ी से बड़ी संख्या दे रखा है तो समझिए यहाँ पर एचसीएफ की बात किया जा रहा है। तो कुछ नहीं, बस तीनों का एचसीएफ निकाल लीजिए। तो एचसीएफ क्या होता है, वह नंबर जो तीनों को डिवाइड कर सकता हो। तो 4 से नहीं कटेगा, 5 से नहीं कटेगा सब, 8 से नहीं कटेगा सब, यानी राइट आंसर आपका क्या होगा 2, यानी 2 से सभी कट जाएंगे। बाकी किसी नंबर से जो है 42, 24 जो है 32 नहीं कटेगा, यानी तीनों का तीनों कटना चाहिए किसी नंबर से। चलिए आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 30 कहता है कि 3 अभाज्य संख्या को अवरोही क्रम में व्यवस्थित किया गया यदि पहली दो संख्या का गुणनफल यहाँ पर 323 है और अंतिम दो संख्या का गुणनफल कितना 221 है तो सबसे बड़ी अभाज्य संख्या का मान ज्ञात करें। ठीक है, चलिए इसको देखिए हम कैसे बनाते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन में देखा तो सबसे बड़ा अभाज्य संख्या तो यहाँ पर 23 दे रखा है। क्या दे रखा है 23। तो अवरोही क्रम की बात कर रहा तो मान लीजिए कि एक अवरोही क्रम का मतलब क्या घटते क्रम में, कुछ ऐसे आरोही क्रम में कह रहा है, यानी घटते क्रम में। तो हो जाएगा x y और z, यानी सबसे बड़ा कौन हुआ ये। तो क्वेश्चन कह रहा है क्या कि अवरोही क्रम है, उसके बाद उसको मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लाई करने पे 223 आना चाहिए। तो पहले दोनों का मल्टीप्लाई करें तो 223। अगर बड़ी संख्या हम 23 लेते हैं, देख लीजिए ऑप्शन से इसको बनाइए। पहली संख्या अगर हम 23 लेते हैं और उसके बाद 19, तो आप ही देखिए यहाँ पर तो 19 में अगर 23 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना 9, देखिए इसका 9 और इसका 3, 9 या 27 होता है। लेकिन यहाँ पर दे रखा आपका क्या 3 दे रखा, मतलब ये बड़ी संख्या नहीं होगा, मतलब 23 नहीं होगा। अगर हम बड़ी संख्या 19 मानते हैं तो इसके बाद आपका भाज्य संख्या घटते क्रम में कौन आएगा तो 17 आएगा। तो 19 और 17 को जब आप गुना कीजिएगा तो यहाँ पर कितना आ जाएगा आपका 323 आ जाएगा। मतलब ये सही है, जो हमने लिया वो भी सही है। अब 17 से कम अभाज्य संख्या कौन होगा तो 17 से कम अब घटा लीजिए। 17 से पहले कौन होगा अभाज्य संख्या तो 13 होगा। तो 13 को जब हम गुना करेंगे तो यहाँ पर 221 आएगा। तो कहने का मतलब ये दोनों सेटिस्फाइड है, ये नंबर भी क्या हो गया आपका सेटिस्फाइड हो गया। तो आपसे पूछा गया कि सबसे बड़ी अभाज्य संख्या, तो आप देख लीजिए 19, 17 और 13 में सबसे बड़ी संख्या कौन हो गया आपका, तो 2 राइट आंसर आपका हो गया। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 31 कहता है बैंकिंग के क्षेत्र में SLR का पूर्ण रूप क्या है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका 4 हो जाएगा। राइट आंसर क्या होगा आपका यहाँ पे 4 हो जाएगा। ठीक है, यानी स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी और रेशियो इसका राइट आंसर हो जाए, यानी 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न, देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 32 कहता उस अंग्रेजी व्यक्ति का नाम क्या था जिसने भारत आने के बाद सेंट स्टीफेन कॉलेज में दर्शन शास्त्र का अध्यापन किया और बाद में दीनबंधु नाम से प्रसिद्ध हुआ। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो यहाँ पर 32 का राइट आंसर आपका 4 हो जाएगा। CF एंड यूज, याद रखिए CF एंड यूज जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए ये रहा क्वेश्चन नंबर आपका 33 कहता है कि संरक्षण और जंग लगने से बचाने के लिए लोहे पर किए जाने वाले विद्युतीय लेपन में किस धातु का उपयोग किया जाता है, जिसको बोलते हैं, इस प्रोसेस को बोलते हैं गैल्वेनाइजेशन प्रोसेस कहा जाता है। तो आपको बताना है किस धातु का उपयोग किया जाता है, यानी जस्ता यानी Zn का प्रयोग यानी जिंक का प्रयोग किया जाता है। तो राइट आंसर आपका यहाँ पे 2 हो जाएगा। ठीक है, ये रहा अगला प्रश्न, देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 34 भारत में स्थित सक्रिय ज्वालामुखी का नाम क्या है। भारत में स्थित सक्रिय ज्वालामुखी का नाम क्या है। तो यहाँ पर 34 का राइट आंसर आपका पहला हो जाएगा, यानी बैरम द्वीप इसका राइट आंसर, याद रखिएगा बैरम द्वीप जो है इसके राइट आंसर हो जाएंगे। बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। ये रहा अगला प्रश्न, देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 35 क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 35 कहता है सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की थी, बताइए। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका 3 हो जाएगा,
गोपाल कृष्ण गोखले ने किया था और कब किया था तो भी याद रखिएगा 12 जून 1905 को। याद रखिए 12 जून 1905 को। और कहाँ के? तो महाराष्ट्र के पुणे में। भी याद रखिए कहाँ? तो महाराष्ट्र के पुणे में। ये रहा अगला प्रश्न, देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 36 कहता है इनमें कौन सी संयुक्त राष्ट्र की एजेंसी नहीं, आपको बताएं इसमें कौन जो है संयुक्त राष्ट्र की एजेंसी नहीं है। तो यहाँ पर 36 का राइट आंसर आपका 4 हो जाएगा। रेड क्रॉस इंटरनेशनल कमेटी जो है ये संयुक्त राष्ट्र संघ की एजेंसी नहीं है। अब देखिए रेड क्रॉस की बात आ रहा है, तो रेड क्रॉस की अगर बात करते हैं तो इसको 3 बार नोबेल पुरस्कार मिला है। कितना बार? इसको 3 बार जो है नोबेल पुरस्कार मिला है। अगर रेड क्रॉस की स्थापना की अगर हम बात करते हैं तो इसकी स्थापना जो है 1863 ईस्वी में हुआ था। याद रखिए 1863 ईस्वी में हुआ था। आगे बढ़ते हम लोग। चलिए रहा अगला प्रश्न, देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 37 कहता है भारतीय संविधान में शामिल नीति निर्देशक तत्व की अवधारणा जो है किस देश के संविधान से ली गई है? किस देश के संविधान से ली गई है? तो 37 का राइट आंसर आपका 2 हो जाएगा। आयरलैंड के संविधान से। याद रखिए आयरलैंड के संविधान से। और आयरलैंड के और साथ साथ भी याद रखिएगा आयरलैंड किस देश से लिया है? तो यह स्पेन से। याद रखिएगा आयरलैंड ने स्पेन के संविधान से लिया और भारत ने ये अवधारणा किस देश से लिया? तो आयरलैंड से। याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। ये रहा अगला प्रश्न, देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 38 कहता है निम्नलिखित में से किसकी खोज सर स्टैमफोर्ड राइफल्स द्वारा की गई थी? बताइए। तो यहाँ पर 38 का राइट आंसर आपका फर्स्ट हो जाएगा सिंगापुर। याद रखिए सिंगापुर। ठीक है। निम्नलिखित में किसकी खोज जो है सर स्टैमफोर्ड राइफल के द्वारा की गई? तो सिंगापुर इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्त। चलिए आगे बढ़ते हम लोग। ये रहा अगला प्रश्न, देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 39 भारत में किस तिथि को राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में मनाया जाता है? बताइए मतदाता दिवस जो है ये कब मनाया जाता है? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका 2 हो जाएगा। 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हम लोग। क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 40 कहता है स्वतंत्र भारत की संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? बताइए। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका 4 हो जाएगा। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो हैं इसका राइट आंसर हो जाएगा। और संविधान सभा का गठन कब किया गया था ये भी याद रखिएगा। संविधान सभा का गठन जो है 1946 में। याद रखिए 1946 में किया गया था। और संविधान सभा का पहली बैठक कब हुआ था? तो 9 दिसंबर 1946। 9 दिसंबर 1946 को पहली बार बैठक हुआ था। और कहाँ हुआ था? दिल्ली हुआ था। ठीक है दोस्त। ठीक है। तो इस तरह से हमने आप लोग के साथ 40 MC को डिस्कस किया हूँ जो आप लोग को बेहद पसंद आएगा। और ये सेट नंबर कौन सा था? सेट नंबर आपका 16। ये सभी क्लास के लिए, क्लास 6 to 12 के लिए। ठीक है दोस्त। तो इसी के साथ हम वीडियो करते हैं समाप्त और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।